नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सर एसीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। संविधान की जो क्लासेस हमने इससे पहले 2-3 वीडियो डाल रखा है। आप आगे इसी कड़ी में जैसे हमने पिछले क्लास में नागरिकता पढ़ा था भाग 2 में, आज भाग 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार है, आज उसको देखेंगे और मौलिक अधिकार को समझने का प्रयास करेंगे। संभवतः मौलिक अधिकार पे 2-3 वीडियो आएगा क्योंकि ये लंबा एक भाग है और एक तरह से अंतःकरण है, हृदय है, आत्मा है संविधान का, तो इसमें समय लगेगा। पर ये पहली वीडियो है सामान्य जानकारी के लिए, जो कि मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग समझेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, कहाँ से जुड़ा और क्या-क्या चीज़ें इसमें उल्लेखित हैं। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि भाग 3 में किस चीज़ का उल्लेख है, तो मौलिक अधिकार का। इसको हम पढ़ने के लिए एफआर वर्ड का यूज करेंगे जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स है इसका उल्लेख अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक जो हमारा मौलिक अधिकार आता है, ये किस संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा 1791 में जो संविधान यूएसए का पहली बार संशोधित हुआ तो उसके संविधान संशोधन में पहली बार जुड़ा था मौलिक अधिकार। उससे पहले अगर इतिहास देखें तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं मौलिक अधिकार को। तो मैग्ना कार्टा क्या है इसको देख लें। 12वीं शताब्दी के समय जो हमारा एक रॉबिन हुड हुआ करता था, यूरोपीय कंट्रीज में बड़ा फेमस था कि जो लोगों के अधिकार की बात यानी गरीबों को सहायता करता था, अमीरों को लूट और गरीबों में बांटता रहता था। और मैग्ना वहाँ से ये लोगों के बीच अधिकारों की बात पनपी क्योंकि उसके मरने के बाद जब उसको सजा दे दी गई, मार दिया गया, तो वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया एक तरह से अधिकारों के लिए। और पहली बार सर जॉन करके 1215 की बात है, एक अधिकार अपने लोगों के लिए जारी किया उसी मांग पे, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। और ये मैग्ना कार्टा जब भी अधिकारों की बात होती है तो कई जगह वर्ड यूज होता रहता है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार बना तो इसको भी हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहें। और सबसे पहले यूएसए के संविधान में जुड़ा 1791 में। आगे देखें तो कुछ अधिकारों की बात की गई है कि हमारे लिए कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। जैसे एक है प्राकृतिक अधिकार, एक है मानवीय अधिकार, एक है मौलिक अधिकार और एक है संवैधानिक अधिकार। तो अगर बात करें तो हमारा जन्म, मृत्यु, सुख, दुख आदि चीज़ें अगर हम देखें तो हमारे पास जो अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार है, एक तरह से नेचुरल है, प्रकृति देती है। हम चाह के किसी का जन्म या मृत्यु तय नहीं कर सकते हैं। मानवीय अधिकार यानी समाज में लोगों ने रहने के लिए अपने अधिकार बनाए। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स आता है मौलिक अधिकार, यानी कि भाग 3 में यानी कि 12 से 35 तक जितने आर्टिकल्स आएंगे उन सबको मौलिक अधिकार कहेंगे, मूल अधिकार कहेंगे, फंडामेंटल राइट्स कहेंगे। लेकिन भाग 3 के अलावा संविधान में अगर कहीं भी किसी अधिकार की बात होती है तो उसे सांविधिक अधिकार या विधिक अधिकार कहते हैं। संवैधानिक या विधिक अधिकार जैसे मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार यानी कि आप वोट देते हैं चुनाव के समय, तो ये भी आपका एक अधिकार है। तो पूछा जाता है कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार होगा, तो विधिक अधिकार या संविधिक अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार नहीं होता है। यह आर्टिकल है 326, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो मत देने के अधिकार के साथ साथ एक और अधिकार आता है जैसे संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, लेकिन ये 300A में रखा गया है। तो इसको हम कहते हैं कि संपत्ति रखने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, न कि फंडामेंटल राइट्स है। कई बार ऐसे सवाल आपसे पूछ लेता है। तो जो मौलिक अधिकार है उसकी बात अगर करें तो हम लोग आगे देखेंगे कि जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद हमारा है 12 से 35 तक। अगर 12 से 35 की बात करते हैं तो इसमें मौलिक अधिकारों को हम 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में बांटे हैं। समता समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, साहित्य का अधिकार और संवैधानिक उपबंध। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं। उनके अलावा जो 2 अनुच्छेद है 12 और 13, उन पे थोड़ा सा बात कर ले, फिर मौलिक अधिकार में हम आगे बढ़ेंगे। यानी अनुच्छेद 12 क्या कहता है, आप देखेंगे किताबों में लिख के आएगा कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा जो होती है वो हमारा दिया गया है 12 अनुच्छेद में। राज्य और राज्य की सरकारें, उसके अलावा इसमें कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं आप ध्यान देंगे। राज्य की संसद और संसद की सरकारें, प्रांतों के विधानमंडल और विधानमंडल की सरकारें, स्थानीय संस्थाएं एवं उनकी सरकार, सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्ति एवं संस्थाएं, कई सारे, जैसे जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो भी आ जाएंगे, जैसे विमानपत्तन है यानी बंदरगाह है ये भी आ जाएंगे। यानी कि
ये सभी संस्थाएं और सरकार के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं वो भी इसी में आएगा। निशान दरवाजा खोल। तो अगर आप ध्यान देंगे कि जो राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की सरकारें दी गई हैं, प्रांत दिया गया, प्रांत की सरकारें दी गई हैं, संस्थाओं की बात की गई है और व्यक्तियों की जो बात की गई है, ये सबका मिला करके एक सामूहिक उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 12 में। उसके बाद अगर 13 की बात करें तो देखिए 13 को हम एक शब्द में ये कहते हैं कि 13 अनुच्छेद अपने आप में बहुत बड़ा है, ये बहुत सारी चीजों को सम्मिलित किए हुआ है। 12 अनुच्छेद को अनाच्छादन के सिद्धांत के द्वारा भी जाना जाता है, यानी 13 अनुच्छेद को 13 अनुच्छेद ये कहता है कि यदि पूर्व से कोई विधि बनी हो संविधान की तक या भविष्य में बने या फिर बनाई जा रही हो और ऐसे कोई भी सिद्धांत या कानून या विधि अध्यादेश कोई भी नियम अगर मौलिक अधिकार को ओवरलैप कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर को अगर ओवरलैप कर रहा है तो उसको शून्य माना जाएगा, उसी तिथि से उसे शून्य माना जाएगा। सर देख लें, कोई बात नहीं, लगा दीजिए। तो अगर हम बात देखें कि इसमें लिखा हुआ है क्या कि संविधान लागू होने से पहले प्रत्येक विधि जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य मानी जाएगी। आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार में संशोधन की बात की गई, शंकरी प्रसाद मामला हो, सज्जन प्रसाद हो, इनमें सब में मौलिक अधिकार में संशोधन की बात की गई। गोरखनाथ मामले में 1967 में कहा गया कि नहीं, फंडामेंटल में संशोधन नहीं हो सकता है। फिर इंदिरा गांधी 24वां संशोधन लेकर आती है, संविधान संशोधन, उसमें यह बात की जाती है कि नहीं, जो कार्यपालिका है वो किसी भी तरह से मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो एक बात और आपसे पूछा जाएगा कि इसके एक में क्या है, तो एक में यही बात की गई है कि वह तिथि तक शून्य माना जाएगा, लेकिन उस बात को पूरा कर लेते हैं हम लोग। गोरखनाथ मामले में जब कहा गया कि नहीं, न्याय संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, 24वें संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी ने कहा कि हाँ संशोधन किया जा सकता है कहीं भी, तो बाद में जो हमारा केशवानंद भारती केस आया 1973 में, उसमें यह कहा गया कि संविधान में संशोधन कर सकती है कार्यपालिका, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है कार्यपालिका, बशर्ते जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, मूल ढांचा होगा, प्राइमबल में हमने समझाया था आपको, उसमें संशोधन किए बिना। ठीक है, या उस वैसे कहीं मूल ढांचे की बात हो रही है तो अपने आप शून्य माना जाएगा, उसका उल्लंघन माना जाएगा। आगे देखें, दूसरे में कहा है कि फंडामेंटल राइट्स को कम करे तो खुद शून्य माना जाएगा, अध्यादेश, आदेश, नियम, परंपराएं आदि सब कुछ इसमें शामिल होंगी और संविधान संशोधन भी इसमें शामिल होगा। यानी कि केशवानंद भारती केस में भी 13 को क्लेम किया गया था कि भाई संपत्ति का अधिकार तो एक तरह से उनकी जो शैव धर्म का मठाधीश था वो शामिल कर लिया गया सरकार की संपत्ति में। तो उन्होंने केस किया था इसको लेकर के कि जैसे गोरखनाथ का ही 500 एकड़ भूमि ले लिया गया तो कि संपत्ति का अधिकार उस समय फंडामेंटल राइट्स था, 78 में हटा, तो ये क्लेम किया गया कि भाई ऐसा कानून जो कि मौलिक अधिकार को ओवरलैप कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर कर रहा है, तो शून्य माना जाएगा। ये कहता है आपका 13। यानी मैं उम्मीद करता हूं कि 12-13 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, अगर तो आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं और मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहां से कहां तक है। तो आप देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकार जो हैं वो 12 से 35 तक है और 12 से 35 तक इनको कितने हिस्से में बांटा गया, 6, यानी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। अभी मैंने बताया समता और समानता का अधिकार, यहाँ लोगों के अधिकारों की बात समानता के आधार पे इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है कि हर व्यक्ति को समानता का अधिकार हो। दूसरे खंड में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसका अनुच्छेद 19 से 22 तक है, यानी 19 से 22 तक है। समता समानता 14 से 18। आपसे सवाल ऐसे भी आता है समानता का अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 14 से 18 तक है। यानी अगर 14 को पढ़ेंगे तो विधि के समक्ष समानता, 15 में अगर आप पढ़ेंगे तो लिंग की समानता, 16 में अवसर की, 17 में अस्पृश्यता और 18 में उपाधियों का अंत है। तो ये अपने आप में बड़े आर्टिकल्स हैं। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक अनुच्छेद को डिफाइन करेंगे, करीब एक बार में एक ही लेके आएंगे, समता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस तरह से। लेकिन आज पूरे अनुच्छेदों पे इस तरह से हम बात कर लेते हैं, ऊपर ऊपर देख लेते हैं कि क्या है। बाकी स्वतंत्रता के अधिकार में देखिए तो 19 से 22 तक है। 19 में भी 5-6 स्वतंत्रताएं, आपको 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 7वां इसी में संपत्ति का अधिकार था जो हटा दिया गया। इसमें प्रेस की, मीडिया की, चुप रहने की, तिरंगा फहराने की,
राइट टू इंफॉर्मेशन की सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं और किन किन टॉपिकों पे बोलना भी एक तरह से आपके लिए प्रतिबंधित है, ये 19 अनुच्छेद है। 19A में है बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, फिर कहीं भी समिति संघ बनाने, आमरण अनशन करने, व्यापार व्यवसाय करने, घूमने और बसने की स्वतंत्रता देता है ये। 20वीं अपराधियों के लिए 3 स्वतंत्रताएं, 21 में आत्मदैहिक स्वतंत्रता, 21 का में सर्व शिक्षा अभियान है जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, 86वें संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया। 22 में भी अपराधी होने से पहले की 3 स्वतंत्रताएं होती हैं, जैसे गुनाह जानने, 24 घंटे के अंदर आपको दंडनीय अधिकारी के समक्ष पेश करना और गुनाह जानने का अधिकार होता है। वैसे 20 में भी 3 स्वतंत्रताएं होती हैं कि एक गुनाह के लिए 1 वर्ष सजा और जिस समय गुनाह किया उसी के अनुसार, और आत्माभिसंशयन यानी कि कभी भी आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आगे देखेंगे कि शोषण के विरुद्ध तीसरा आता है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप में ही बहुत बड़ा अधिकार है, 21 अनुच्छेद, जिससे बहुत सारे आपके सवाल बनते हैं। जैसे अभी आप पीछे देखेंगे एक मुद्दा जलवायु परिवर्तन से भी संबंधित था। जलवायु परिवर्तन का अधिकार कौन सा आर्टिकल में, आप कमेंट में बताएंगे मुझे। एक बैठने का अधिकार मिला है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएंगे कि बैठने का अधिकार कौन सा आर्टिकल में मिला है या जलवायु परिवर्तन का अधिकार। आगे देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा खंड है जिसमें अनुच्छेद 23 से 24 तक है। 23 में कहता है कि बधुआ, बेगारी, बीमारी, बलात्श्रम, ये ऐसी चीजें या मानव का वस्तुओं की तरह खरीद फरोख्त नहीं किया जाएगा, क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा, जिसमें वेश्यावृत्ति आ जाता है, जैसे दास प्रथा आ जाती है, इन पे रोक लगाता है। उसके बाद अगर हम 24 की बात करें तो ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में या कल कारखानों में नहीं लगाएंगे। चौथे खंड में धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी 25 अनुच्छेद जो धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, और 26 संघ बनाने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। 27 में संपत्ति जो धार्मिक होती है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और 28 में यह कहा गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक पुस्तकें अनिवार्य नहीं की जाएंगी, और अगर किसी को रुचि है धार्मिक चीजों में तो उसे रोका भी नहीं जाएगा। उसके बाद अगर 5वें खंड में आए तो संस्कृति, शिक्षा और साहित्य का अधिकार है। इसको अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का अधिकार भी कहते हैं। अल्पसंख्यक में कौन कौन आएंगे, तो अल्पसंख्यक में आपका जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये सभी अल्पसंख्यक में आएंगे। कई ऐसे स्टेट है जैसे नागालैंड हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, गोवा हुआ, ऐसे राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं, तो इनके अधिकारों की बात करता है। उसके बाद आपकी संस्कृति, आपका शिक्षा, भाषा, लिपि आदि को बचाने के लिए आप कार्य कर सकते हैं, उसके लिए सरकार भी अनुदान देती है। और 30 में भी कहीं अल्पसंख्यकों की ही बातें हैं, जाति, धर्म आदि के जन्म स्थान के नाम पे शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने से वर्जित नहीं किया जा सकता। और याद रखिएगा कि इसमें 31 अनुच्छेद का उल्लेख नहीं है, तो 31 अनुच्छेद में भी अधिकार था कौन सा, तो संपत्ति का। और ये कब खत्म हुआ, 44वें संशोधन द्वारा 1978 में। अभी बोले कि संपत्ति का अधिकार कहाँ है, तो 300A में है। और कैसा अधिकार है ये, तो ये कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आगे अगर 5वें खंड की बात करें तो संवैधानिक उपबंध की बात करता है, यानी 32 से 35 तक। 32 अपने आप में मौलिक अधिकार की आत्मा कहा जाता है, और 32 अनुच्छेद को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि ये संविधान को, मौलिक अधिकार को बना सकता है, ये बिगाड़ भी सकता है अगर संशोधन ढंग से इसमें न किए जाए तो। क्यों? क्योंकि ये खुद मौलिक अधिकार होते हुए मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध लेख ऐसे रीटों को जारी करके अधिकारों को बचाने का काम करता है लोगों की। और 226 अनुच्छेद जो है ये हाईकोर्ट रक्षा करती है मौलिक अधिकारों की, और 32 जो है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। 33 अनुच्छेद में आपको कहा गया है कि जो सैन्य बल होंगे उनके अधिकारों को भी कहीं ना कहीं से प्रतिबंधित किया जाए। और 34 अनुच्छेद जो कि मार्शल लॉ किसी क्षेत्र में लगा हुआ है तो वहां पे कुछ अधिकार तुरंत आपके निश्चित होते हैं, जैसे 19 अनुच्छेद, यानी वहां घूमने, बसने, अनशनावरण करने जैसी चीजें नहीं होंगी। और 35 लागू करने की बात करता है। यह रहा हमारा मौलिक अधिकार, संविधान का भाग 3। और भाग 3 में मौलिक अधिकार को बहुत विस्तार से हम लोग समझेंगे। अभी मैंने एक तरह से आपको उससे परिचय कराया कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, कहां से कैसे कहां तक पढ़ना है। जैसे आप 14 को पढ़ेंगे, 15 को पढ़ेंगे, 16 को पढ़ेंगे, तो एक एक अनुच्छेदों को डिफाइन करेंगे कि अब 15 में क्या क्या, जैसे 16 में अवसर की समानता में हम 16(6) तक देखेंगे कि जो ओबीसी, एसटी, एससी,
EWS को जो आरक्षण है या जो हमारा बैकलॉग सीटें हैं, जो हमारा क्रीमी लेयर है, वो सब कुछ हम लोग एक एक अनुच्छेदों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।